हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर कुशल राज मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है सीयूईटी बाय रैंक प्लस। अच्छा बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको रोड मैप बता दिया था केमिस्ट्री का, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और कैसे आप एटलीस्ट 210 से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ओवरऑल पूरी स्ट्रीम के बारे में। आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं बेटा? ओवरऑल पूरी स्ट्रीम के बारे में, यानी साइंस स्ट्रीम के बारे में, कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कौन सी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम जीके एंड ऑल, और ये जो आपके एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड वाले जो टेस्ट होते हैं, इनके अलावा आप किस किस चीज पर फोकस करके और अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इस कंडीशन में कि भाई मेरे पास टॉप डोमेन्स कौन कौन से हैं सीयूईटी 2025 के लिए। तो हमेशा ध्यान रखो आपके पास केमिस्ट्री, क्योंकि 12th क्लास का है। किसका है बेटा? 12th क्लास का है आपके पास, सीधा सीधा मामला है ना। 12th क्लास का है तो सबसे पहले केमिस्ट्री नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर आती है पास बायोलॉजी, फिर आती है मैथ्स और फिर आती है फिजिक्स। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपके मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी कॉमन है और बायो वाले बच्चों के लिए भी कॉमन है, कुछ अलग से तो होने वाला है नहीं इसके अंदर। सही है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों ही तरीके के बच्चे जो हैं वो बड़े आसानी से पढ़े, आसानी से करें, ताकि मजा आए, सब काम एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक वे से करें। केमिस्ट्री का जो रोड मैप मैंने बताया उसे वैसे फॉलो अप करें, फिजिक्स का जो रोड मैप आपके पास आया है या आने वाला है उसको उस तरीके से आप फॉलो अप करें, एंड सो ऑन चलते जाएं। सेम तरीका ही सबका रहने वाला है। देखो, रोड मैप्स कुछ अलग अलग नहीं होते, हर किसी के सेम रोड मैप होते हैं, सेम तरीके से उसी प्रोसेस से। कहीं पे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होती है, कहीं पे थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू सिलेबस मेहनत कम करनी होती है, लेकिन रोड मैप सबके सेम होते हैं। वही आपको क्वेश्चन करना है, वही आपको रिवीजन करना है, वही आपको पीवाईक्यू करना है, वही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, वही माइंड मैप्स बनाना है, सारी चीज़ें वही हैं बेटा। ठीक है। तो चलिए, आपके पास टोटल जो डोमेन्स है वो कितने हैं? केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड फिजिक्स। अब केमिस्ट्री क्योंकि अपन देख रहे हैं, मैंने आपको खुद से बताया है कि भाई इस तरीके के रोड मैप पे आप चल सकते हो, राइट। फिजिक्स का भी ऐसे ही होगा, मैथ्स का भी ऐसे होगा। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न यहाँ पर क्या रहने वाला है, एक बार फिर से अपन इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके पास है 50। अब ये 50 जो है वो पर सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। ये 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट है तुम्हारे पास। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पूरे पेपर के अंदर ही 50 सवाल आने वाले हैं। मार्किंग स्कीम में +5 या +1, टाइम 60 मिनट का रहने वाला है, टोटल मार्क्स 250 रहने वाले हैं पर सब्जेक्ट। +5 सही आंसर में मिलेगा, -1 गलत आंसर में मिलेगा। अब टारगेट स्कोर क्या है पीसीएम के लिए अगर बात करा जाए तो फिजिक्स 190, केमिस्ट्री 210 और मैथ्स 180। टोटल स्कोर चाहिए मुझे 580+, तब जाके मेरा काम हो सकता है, तब जाके मैं किसी ना किसी एक रैंक पर, किसी के इस पर्टिकुलर उस पे पॉइंट पर जाके सिक्योर कर सकता हूं या कर सकती हूं, तब जाकर काम हो सकता है। पीसीबी में स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वहीं रहेंगे जहां रहना है, लेकिन बायो भी ऐड होगी तो वो 210 नंबर, तो 610 नंबर के आसपास आपको लाने ही पड़ेंगे कम से कम, अच्छे कॉलेजेस के लिए। देखो ऐसे तो कई बार कट ऑफ तो क्या हमेशा एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से रखी जाती है, अच्छे कॉलेजेस के लिए इतने मार्क्स तो तुम्हें लाने पड़ेंगे भैया। 750 में से 610 नंबर प्लस लाओ, 750 में से 580+ नंबर लाओ, तब जाके तुम्हारा काम होगा। और केमिस्ट्री तो मैं कह रहा हूँ कि तुम पूरी ला सकते हो, मैं कहता हूँ 250 में से 250 ला सकते हो अगर ढंग से पढ़ लो तो। बायो में 250 में से 250 ला सकते हो अगर ढंग से पढ़ लो तो। फिजिक्स में नहीं आते हैं, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन कुछ बच्चे उनमें वो भी तो होंगे ना बेटा जो ला रहे होंगे, जो कर रहे होंगे, है या नहीं है। तो उस चीज़ का विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो मेरे पास मेजर चैलेंजेस यहाँ पर क्या क्या आने वाले हैं, कौन कौन चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरीके से डील किया जाए कि कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। अब समझने वाली बात यहाँ ये आती है बेटा कि यार 50 सवाल है, 60 मिनट में करने हैं, और हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो सकता है किसी में ना हो, किसी में टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो, किसी में नहीं हो, तो कैसे उसको पूरा सॉर्ट आउट करूँ। तो इस पूरे की स्पीड मुझे देखनी पड़ेगी कि भैया मेरी डेवलपिंग स्पीड किस तरीके की चल रही है, कि मैं किस तरीके से उसको जो मेरे क्वेश्चन आंसर्स की अप्रोच है, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स की अप्रोच है, मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि भाई हर कॉन्सेप्ट जो है वो एक अलग तरीके की स्पीड मांगता है। जैसे अगर मैं फिजिक्स में आपसे मान लो बात कर लूँ तो आप नॉर्मल मोशन के अंदर तो आराम से क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन अगर रोटेशनल तुम्हारे सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं तुम भी घूमने लगते हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिगड़ने लगता है। मैथ्स में अगर बात करूँ तो मान लो अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ जाए तो सोचना पड़ता है। केमिस्ट्री में बात करूं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए अलग सोचना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या तो सीधा कॉन्सेप्ट है, रट्टा मारा हुआ हो तो याद होगा, नहीं तो नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री मान लो अगर आपके पास जो है सॉल्यूशन से कोई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको काफ़ी हद तक जद्दोजहद करनी पड़ रही है सॉल्व करने के लिए, तो डिपेंड करता है भाई, हर जगह स्पीड जो है वो अलग अलग मेरी आ रही होती है, ठीक है ना। तो अगली चीज़ क्या है कि एंश्योरिंग एक्यूरेसी वाइल सॉल्विंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। भाई दिमाग पे ये प्रेशर तो ऑलरेडी है कि 60 मिनट में 50 सवाल करने,
60 मिनट में 50 सवाल करने, क्योंकि चॉइस है नहीं कि मुझे 40 करने 45 करने, सारे करने मुझे, तो एक बार को ऐसा मान लो अच्छे स्कोर के लिए। तो सारे सवाल अगर मुझे करने हैं और उसके बाद अगर मुझसे कोई ये कह दे, लेट सपोज उसके बाद अगर कोई मुझसे ये कह दे कि भैया एक्यूरेसी के साथ करना है, तो बड़ी समस्या है फिर तो इसलिए फिर मुझे और सोच समझ के और थोड़े से हम कॉन्शियस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर अटकने लग जाते हैं। तो वो अटकना नहीं है, इंश्योर करना है मुझे क्या कि एक्यूरेसी रहनी चाहिए। इसके अलावा हैंडलिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स, यस ट्रू भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, जनरल एप्टीट्यूड वाले, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इसके अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटिशन, ये सबसे की फैक्टर रहता है बेटा, ये सबसे की फैक्टर रहता है। जैसे जेई के अंदर आज 13-14 लाख 16 लाख बच्चे बैठे हुए हैं, नीट के अंदर भी लगभग इतने ही बैठेंगे, तो यहाँ कितने बैठेंगे कट ऑफ उस हिसाब से डिसाइड होगी। बात समझ में आई, कितने बैठते हैं। अब यह बात करें गाइडलाइंस क्या क्या है, तो एनसीईआरटी आपको केमिस्ट्री और बायो की तो प्रॉपर्ली पढ़नी ही पढ़नी है, पहली तो इस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी अगर मैं बात करूं, है ना, दूसरी अगर मैं बात करूं तो सुनना जरा, जो बोलना चाह रहा हूं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी कोड जो है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। हाँ, आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। कवरेज स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि एनसीईआरटी तो आपको आनी चाहिए ढंग से, किस किस के लिए, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं आपसे तो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये दोनों ढंग से आने ही चाहिए। केमिस्ट्री और बायो तो तुम्हें पता होनी चाहिए कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, एक टोटल एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है साहब। अगली अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, फिजिक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे फिजिक्स के लिए चाहिए केवल डेरिवेशन, फॉर्मूला चार्ट, बेसिक रिवीजन के लिए। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस हो डेप्थ के अंदर, मुझे वो चीज चाहिए। ठीक है, ये फिजिक्स के लिए काम है। अगला अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखो कि माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स मस्ट हैं। मैंने लास्ट क्लास उसमें बताया था, लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर, कि आपको माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। नहीं बनाए हैं तो हमारी हेल्प लो, हम भी आपको गाइड करेंगे, और नहीं किया है तो कुछ आगे का प्लानिंग करो, कहाँ से है, 12th क्लास का क्या है, कैसे, सब चीज का प्लान करके रखो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से करो, तैयार करना है आपको, है ना। स्कोरिंग इन मैथ्स इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हाई इंटेंसिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस विच एंश्योर्स स्पीड एंड एक्यूरेसी, ध्यान रखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के तुम्हारा मैथ्स में स्कोर आ सकता है, जो तुम चाहिए, जो तुम डिजर्व करते हो, जो तुम लाना चाहते हो एक्चुअली में, तभी ला सकते हो, अदरवाइज नहीं ला पाओगे बेटा। और सबसे चीज है कि केमिस्ट्री में फॉर्मूला चार्ट, ग्राफ शीट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, ये तो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, ये तो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी। केमिस्ट्री की फॉर्मूला बुक और ग्राफ शीट जो है वो बनानी ही पड़ेगी उसके बाद, क्योंकि देखो एक तो होता है वैसे ही बैठ के याद कर लो, रट्टा मार लो, एक होता है मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ क्या होता है, फटाफट से बता दे, ये होता है। मैं आपसे बात कर लूं कि बताओ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, SN2 का ग्राफ कैसा होगा, वो आपको फटाफट से देख के बता दिया। E2 का ग्राफ है, बताओ किस तरीके का होगा। E1 CB का ग्राफ है, बताओ कैसा होगा। SNI का ग्राफ है, SNNGP का ग्राफ है, बताओ कैसा होगा। तो ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, तो उसको एक जगह पे लिख लिया कि भाई इसका ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा। फॉर्मुलाज कौन कौन से लग रहे हैं भाई, टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मुला कौन सा लग रहा है, फटाफट से लिख लिया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा लिख रहा है, लिख लिया। नॉइस इक्वेशन कैसी है, लिख दिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लगाना है, लिख दिया। इस तरीके की चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक। इसके बाद है रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, तो फटाफट से सुन लो, सीधी सीधी सी बात है, आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सही है। फॉर्मूला चार्ट चाहिए होगा, माइंड मैप बायोलॉजी का चाहिए होगा। 500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे CVT बेस्ड, 500 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे CVT बेस्ड, तब जाके आपका काम होगा। 10 to 15 मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज आपको देने पड़ेंगे, और 500 से ज्यादा PYQ आपको सब्जेक्ट वाइज करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखो। सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल 500+, इतने तो करो, ठीक है साहब। अगर ये करने में सक्षम हो जाते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि 20 अप्रैल तक आपको थ्योरी, नोट्स और 50 क्वेश्चन डेली करने हैं, तो आप आराम से जो है जिस पॉइंट पे पहुंच जाते हो 500+ वहां पहुंच जाओगे। 30 अप्रैल तक मॉक और PYQ, ठीक है। 1 से 8 मई तक आपको फाइनल रिवीजन मारना है। अगर आप इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को फॉलो अप करते हो, अच्छे से चलते हो, तो मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। इंश्योर कर लोगे अपना सिलेक्शन और एक अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई,
ठीक है, तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ अपन इस वीडियो को आज यहाँ खत्म करते हैं। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आस्ता ला विस्ता, बाय।